ओके बेटा, सो बेटा कल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे बेटा। एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे। और बेटा हमने पहली एप्लीकेशन की थी जो दैट इज टू ड्राइव relation between various physical quantities, ओके। बेटा मैंने आपको एक केस करवाया भी था। जैसे हमने पहला एक केस ड्राइव किया था बेटा, जिसमें हमने ड्राइव किया था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिन्होंने कल क्लास अटेंड की थी उन्हें मालूम होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एंड दिस टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू आया था हमारे पास k√L/g, ये रिजल्ट बना था बेटा। ओके, आज मैं सेकंड केस करवा रहा हूं आपको। सेकंड केस में हमने क्या किया था बेटा, हमने वैसे क्वेश्चन लिख लिया था बट वो फुली हो नहीं पाया था कल, है ना। तो उस क्वेश्चन में क्या है बेटा, दे आर सेइंग दैट अ मास m is attached to a spring ऑफ स्प्रिंग और फोर्स कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट K। स्प्रिंग कांस्टेंट K के साथ एक मास जुड़ा हुआ है बेटा। ओके, इज अटैच्ड टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K। इफ मास इज स्लाइटली डिस्टर्ब, if mass is slightly disturbed, then it will start oscillating with time period t, find, देखो बेटा यहां पे कुछ भी हो सकता है, find time period, find the relation of time period, find the relation between time, mass and spring constant K। तो ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है बेटा यहाँ पे। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में जितना कुछ लिखा हुआ है बेटा, सारा कुछ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। ओके, और इतना अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं कि हम समझ सके ऑसिलेशन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स। हमें इसमें बेटा मालूम नहीं कि ये ऑसिलेशन क्या होता है आपका। ओके, तो आपने इसको इग्नोर भी करना है। आपने इसमें उठाना है फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी दे रखी है बेटा, m दे रखा है, k दे रखा है और टाइम पीरियड t दे रखा है। ओके, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, जिसका रिलेशन निकालना हो, अगर रिलेशन निकालना है किसी का, जैसे टाइम पीरियड का निकालना है, फिर तो अच्छा है। नहीं कुछ दिया हुआ, सिंपल नॉर्मली लिखा हुआ है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटी, तो इन तीनों में से कोई भी उठा लो, उसको लेट कर लो। लेट T is directly proportional to मास है m की पावर a, T is directly proportional to स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट की पावर क्या लिख दो बेटा, b लिख दो। ये दोनों स्टेप्स। हाँ जी बेटा। सर ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है बेटा, ये बहुत गलत बात है, कल मैंने लेक्चर में बताया था स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। ओके, अगर आपको नहीं मालूम तो फॉर द टाइम बिंग इसका डायमेंशनल फार्मूला याद कर लो बेटा। ओके, क्योंकि अगर हम चीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे दैट विल नॉट बी गुड फॉर अस, वो हमारा टाइम बहुत बता दो। बता देते हैं जी, ओरली बता देते हैं बेटा। उन दोनों को जो पिछली स्लाइड में किया उनको कंबाइन कर देंगे तो T विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू पावर a एंड k रेज़ टू पावर b बन जाएगा बेटा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट k के साथ। k आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है बेटा। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का बॉय, या तुम लोगों को बेटा ये गलत बात है, चीज बार बार रिपीट करते रहेंगे सिलेबस नहीं खत्म होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट, जैसे लास्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग इट बेटा। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, जो स्प्रिंग होता है जब आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो या इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, दबाते हो बेटा बाहर से, तो ये स्प्रिंग आपकी एक्सटर्नल फोर्स को क्या करता है बेटा, अपोज करता है। अगर आपने कभी स्प्रिंग के साथ कुछ किया हो, जिम वगैरह में ट्राई किया हो कभी भी, ओके, जिम में होते हैं ये स्प्रिंग्स। ओके, वैसे भी आप अगर नॉर्मली स्प्रिंग्स बहुत जगह पे देखते हो, स्प्रिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब आप स्प्रिंग की पोजीशन, शेप चेंज करने लगते हो, साइज चेंज करने लगते हो,
इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स को क्या करता है बेटा, अपोज करता है। सॉरी यहां पे उल्टा आएगा, यहां पे बाहर को खींच रहे हो तो स्प्रिंग अंदर को खींचने की कोशिश करेगा, यहां पे अंदर को दबा रहे हो तो स्प्रिंग बाहर को धक्का देने की कोशिश करेगा। और ये जो फोर्स डेवलप होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स का मतलब था इसे कितनी लेंथ से चेंज किया, इसकी लेंथ कितना चेंज किया है। तो यहां से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के आ जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के की वैल्यू क्या बन जाती है, एफ बाई एक्स बन जाती है। ओके, तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा के का बेटा। ओके, सो इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला डालना है बेटा, m0 L0 T1। लेफ्ट हैंड साइड पे ये हो गया, राइट हैंड साइड पे बेटा देखो के का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मास, मास का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा, m1 L0 T0। नेक्स्ट इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है बेटा, फोर्स बाय एक्स है। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला उसको लेंथ से, लेंथ वाले डायमेंशनल फॉर्मूला से डिवाइड करना है बेटा। फोर्स का होता है m1 L1 T-2। ठीक है बेटा, तो यहां पे L से डिवाइड कर दोगे तो L 0 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, और इसकी रेज़ टू पावर लिख देना B, इसकी पावर लिख देना A बेटा। ओके बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूलाज आप अगर सोच सकते हो, याद कर सकती हो, अच्छी बात है फॉर द टाइमिंग, बट धीरे धीरे आपने फिजिकल क्वांटिटी सारी पढ़नी है, इसको भी डिटेल में पढ़ोगे बेटा, इसके बारे में और बहुत सारी चीजें जानोगे स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। जो समझो करना कैसे है, मेथड क्या है इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आया है ये मत सोचो बेटा। ओके, तरीका क्या है इस क्वेश्चन को डील करने का वो देखो। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा, अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज कंपेयर करो, पहले m को कंपेयर कर लो। m रेज़ टू पावर 0 है लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट विल बी इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा बेटा, m रेज़ टू पावर a। ठीक है बेटा, और देखो इसमें क्या है, m रेज़ टू पावर b। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे बेटा, सो a प्लस b हो जाएगा। यहां से क्या रिजल्ट निकल रहा है, a प्लस b जो है दैट इज इक्वल्स टू 0 है बेटा, ये आपकी इक्वेशन 1 है। देखो इसको और इसको कंपेयर करोगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0 बन जाएगा बेटा। ओके, ये आपकी पहली इक्वेशन है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन लेंथ से बनेगी बेटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे L रेज़ टू पावर 0 है, राइट हैंड साइड पे L रेज़ टू पावर 0 इंटू a है, L रेज़ टू पावर 0 इंटू b है, तो यहां से कुछ नहीं बन रहा है बेटा, इसे छोड़ ही दो, इससे कुछ ही नहीं बन रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, टाइम, टाइम रेज़ टू पावर इधर 1 है बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू, इधर देखो बेटा टाइम रेज़ टू पावर 0a है, टाइम रेज़ टू पावर -2b है, तो 0a वाला तो छोड़ ही देते हैं, -2b वाला छोड़ देता है, यहां से क्या गया 1 इज इक्वल्स टू -2b आ गया बेटा, तो b इज इक्वल्स टू क्या बन गया, -1/2 बन गया बेटा। b की वैल्यू आ गई है, इसको a में दोबारा से इक्वेशन 1 में डाल के a की वैल्यू लेके आ सकते हो बेटा, यहां से a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 है, सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b, -b मतलब माइनस ऑफ -हाफ, सो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू हाफ आ गया बेटा। तो अब a एंड b की वैल्यू एक बार आप ले आए, फिर दोबारा से इस फॉर्मूला में डाल दो बेटा, t इज इक्वल्स टू क्या है, k m रेज़ टू पावर a, m रेज़ टू पावर a है बेटा, मास की पावर a है, a मतलब हाफ आ गया है, k स्प्रिंग कांस्टेंट, b है, b का मतलब -हाफ आ गया बेटा। देखो हाफ का मतलब रूट होता है, ये माइनस हाफ का मतलब क्या रहेगा, नीचे जाके रूट चला जाएगा बेटा, तो t इज इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट k बाई m बाई k। तो ये आपका रिजल्ट था जो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे थे हमसे बेटा। ओके, बेटा ये मैंने पहले भी बताया था, m और ये m1 सेम क्वेश्चंस ना पूछा करो बेटा यार, मैंने आपको बोला था बेटा रेज़ टू पावर में 1 लिखना ही लिखना है, इसको ये मत ऐसे कभी नहीं करना है। हाँ जी बेटा। सर ये लास्ट स्टेप कैसे आया, सेकंड लास्ट से? ये बेटा ये कैसे बना है, यस सर। ओ बेटा क्या हो गया यार, लो जी बेटा कोई बात नहीं, बच्चों की तरह बताते हैं आपको यार, आप भी ना शर्मिंदा कर देते हो 11th में बैठ के। बेटा जी क्या होता है, ऐसे के m रेज़ टू पावर हाफ, हाफ का तो पता ही होगा ना बेटा, ऐसे रूट लिख सकते हैं, यस सर। पता है ना इतना। और जब ये पावर नेगेटिव है, अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये पावर पॉजिटिव बन जाएगी, ये मालूम है। अगर मालूम है तो अच्छी बात है बेटा, फिर अगर नहीं है तो फिर तो नई चीज आपके लिए सीख लो। ये मैंने अरिथमेटिक में भी बताया था आपको, मैथमेटिकल टूल्स में। मुझे पता है ऐसे बच्चे बैठे होते हैं क्लास में जिन्हें ये चीज भी नहीं पता होती, कुछ पूछ लेते हैं कुछ पूछते भी नहीं है, उनके लिए पहले मैंने मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करवाया था और वहां पे बता दी थी ये चीज। बेटा जब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना, पावर्स में जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, इसको ऊपर लेके आओगे तो पावर नेगेटिव, नेगेटिव पावर नीचे जाएगा पॉजिटिव।
पावर के साथ नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है अगर रेसिप्रोकल में लेके जाते हो। फिर ये क्या बन जाएगा अब तो समझ आ गया जी, अंडर रूट एम अपॉन अंडर रूट के, और ये दोनों को ऐसे भी लिख सकते हो कंबाइन करके, के अंडर रूट एम बाई के। ओके सर। देखिए बेटा ये चीज ना मुझे समझानी ना पड़े, अभी के लिए स्टार्टिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर आप फिजिक्स करना चाहते हो तो ये चीज ना समझानी पड़े मुझे, क्योंकि अगर मैं ये समझाऊंगा तो जो फिजिक्स की नई चीजें हैं बेटा वो आप कैसे सीख पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अब तक कैसे पढ़ रहे थे बेटा वो नहीं इंपॉर्टेंट है, अब कैसे पढ़ोगे वो इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको किसी टीचर ने नहीं गाइड किया है, मैं आपको गाइड कर रहा हूं इस चीज के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए बेटा, ये बच्चों को बहुत बार नहीं करनी आती है चीज, इवन 11th 12th में भी करनी आती बच्चों को, आजकल बहुत दिक्कत है। ये वाली चीज बहुत छोटी सी चीज है बेटा, ओके। बट मैंने यहां पे भी करके दिखा दिया, बट जैसे बेटा पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा काइनेमेटिक्स, तब नहीं मैं ये चीजें बताऊंगा बेटा। देखो टाइम वेस्ट होता रहेगा इन चीजों में, और आप देख सकते हो इन तीनों स्टेप्स में मैंने एक स्टेप, ये बीच वाला 2 स्टेप स्किप कर दिए थे, और ये दोनों स्टेप आपके मैथमेटिक्स के थे बेटा, इसका फिजिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं। फिजिक्स का टीचर यहां पे भी छोड़ सकता है, इसको बोल देना है कि आगे खुद सिंप्लीफाई कर लेना है, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा तो ये हमने एक और क्वेश्चन किया है जिसमें हमने ड्राइव किया बेटा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, आप ये क्वेश्चन खुद करना है अभी, ओके। तो क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, ये क्वेश्चन है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होता है बेटा, एयर फ्रिक्शन को बोल देते हैं, ओके। बेटा जो भी मैं नए वर्ड बताता हूं याद कर सकते हो, अच्छी बात है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ओके। बस इस चैप्टर में आपने क्या फिजिकल क्वांटिटीज देखनी है, क्वेश्चन में क्या दी हुई है। अ ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल बॉडी, एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल बॉडी moving in a viscous medium, moving in a viscous medium depends upon radius of body, velocity of body and coefficient of viscosity, and coefficient of viscosity, coefficient of viscosity। coefficient of viscosity को ईटा से डिफाइन करते हैं बेटा, ओके। ये सिंबल का नाम ईटा होता है, दिस इज अ ग्रीक लेटर, इस तरह से एन को आप ये वाली साइड स्ट्रेच कर देते हैं, ओके। वेलोसिटी ऑफ बॉडी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है बेटा। फिर आया फाइंड द ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स फाइंड आउट करिए कितनी एक्ट कर रही होगी इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर, वेलोसिटी वी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है बेटा। और इसी को ही आगे चल के आप लोग स्टोक्स लॉ बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, ये होता है आपका फिजिक्स में, इसे क्या बोल देते हैं, स्टोक्स लॉ बोल देते हैं बेटा। फिर से नई चीज है बेटा, याद कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके बेटा। मैं देखो जितनी नॉलेज बढ़ा सकता हूं उतनी कोशिश कर रहा हूं, बट ये यहां पे ये नहीं इंपॉर्टेंट कि इसको क्या कहते हैं बेटा, जो ये ड्रैग लॉ यहाँ पे रिलेशन बनेगा ना, जो यहाँ पे रिलेशन बनेगा इसको स्टोक्स लॉ बोलते हैं। ये नहीं इंपॉर्टेंट कि इसको क्या बोलते हैं, चलो छोड़ ही देते हैं, लिखते ही नहीं इसे, ठीक है, कंफ्यूज मत हो आप। हमें यहाँ पे इसका रिलेशन निकालना है, हमारा ध्यान कहां पे होना चाहिए बेटा, इसका रिलेशन निकालने में। किसका रिलेशन निकालना है, ड्रैग फोर्स का। मैं स्टार्ट कर देता हूं, आगे आपने खुद करना है बेटा। ड्रैग फोर्स, तो ड्रैग फोर्स का रिलेशन निकालना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज्ड पर ए लिख लेते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रेज्ड पर बी लिख लेते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज्ड पर सी लिख देते हैं। देखो रेडियस तो लेंथ ही होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास ऑलरेडी है बेटा, ओके। अब बात प्रॉब्लम बच्चों को होगी, सर इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो बेटा फॉर द टाइम बिंग इसका डायमेंशनल फार्मूला आप बुक से देख सकते हो, ओके। आप बुक से देख के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूं बेटा। यहां पे टीचर आपको अगर क्वेश्चन भी डालेगा ना, तो वो इस तरह का क्वेश्चन डालेगा जो डायमेंशनल फार्मूला आपने क्लास में कर रखा होगा। क्लास में करने का मतलब जिसका टॉपिक कर रखा होगा, जैसे जिस दिन आप ये वाला चैप्टर कर लोगे उस दिन टीचर आपको ये वाला क्वेश्चन भी डालना स्टार्ट कर सकता है। तो जैसे 11th खत्म हो जाएगी बेटा, आपकी फाइनल पेपर होगा 11th का, तो नेचुरल सी बात है 11th के 7th यूनिट में प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में इसे पढ़ते हो आप, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को।
तो नेचुरल सी बात है, फाइनल पेपर वाले दिन आपको पता होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, इसका क्या लेना देना है, तो तब आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। बट फॉर द टाइम बिंग आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा बुक से देख लेना। ओके, आई होप यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना है बेटा आपने, इसका रिजल्ट निकालना है। जब ये रिजल्ट सॉल्व करोगे ना, फाइनली आपके पास जो ये बनेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू के आर वी ईटा, ये रिजल्ट बन जाता है बेटा। क्लियर है? ओके, ये रिजल्ट बन जाएगा बेटा यहाँ पे आपको। ओके, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे के की वैल्यू हमेशा के ही रखनी है, हमें के पता ही नहीं चल रहा के क्या है बेटा, यही इसकी लिमिटेशन होगी डायमेंशनल एनालिसिस की आगे चल के। ओके, तो बेटा ये पहली एप्लीकेशन है जिससे हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं बेटा। अब हम सेकंड एप्लीकेशन करने वाले हैं बेटा। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है? सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। देखो बेटा, आपको बहुत बच्चों को ये नहीं समझ आता 11th में क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि टीचर ये सारी चीजें करवा रहा है बेटा। ये जो है ना, अब आपको ऐसे नहीं क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कुछ नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा। आपको बेटा ये क्वेश्चन आएगा, आपको ये टाइम पीरियड निकालना आएगा, आपको ये ड्रैग फोर्स निकालना आएगा, ये क्वेश्चन आएंगे बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एप्लीकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एप्लीकेशन एक्सप्लेन करो ये एंड दैट, आपको ऐसे नहीं आएगा कि एक्सप्लेन करो चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला क्या था, नो, आपको इस एप्लीकेशन के बेस्ड क्वेश्चन आएगा बेटा। तो इसीलिए मैं सीधा क्वेश्चन कर रहा हूं आपके साथ बेटा। तो क्वेश्चन इसका अब कैसे आएगा, जैसे वो ये दे दिया क्वेश्चन क्या है, अब इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा आपको चेक द करेक्टनेस वाले में, क्या इसके बेस्ड क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो ऐसे देंगे, वो बोलेंगे a frequency of स्टैंडिंग वेव। देखो चीजें नाम बड़े अजीब अजीब है बेटा, इन अजीब नाम से डरना नहीं अभी के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला है आपने किन के ऊपर ध्यान देना है। A frequency of standing wave in a stressed string is given by relation mu is equals to 1 by L under root T by mu, where L is length of string, L आपका बेटा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, T टेंशन इन द स्ट्रिंग है, T टेंशन है बेटा, एंड म्यू जो है बेटा दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ये पर यूनिट लेंथ का बहुत फंडा होता है बेटा, ठीक है ना। अभी लास्ट ईयर भी आपके क्वेश्चन आया था पेपर में, बच्चों ने ये गलत किया था बेटा, क्योंकि बच्चे ना भूल जाते हैं जो टीचर बोलता है। अब सबसे पहले मैं टेंशन के बारे में बता देता था। टेंशन को फोर्स की बोलते हैं, फोर्स को ही टेंशन बोल देते हैं। कौन सी फोर्स को टेंशन बोलते हैं ये बाद में करेंगे हम लोग। ओके, बस ध्यान रखना है टेंशन एंड फोर्स हैव सेम डायमेंशंस। टेंशन एक तरह की फोर्स ही होती है बेटा। ओके, ये वो टेंशन नहीं है जो हमारे दिमाग में बनती है। ओके, चलिए जी, अब कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, कैसे डील करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे कि म्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय एल अंडर रूट टी बाय म्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने चेक करना है फॉर्मूला सही है कि गलत है बेटा। ओके, यहां पे टू भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए फॉर द टाइम बिंग। ओके, तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे म्यू। म्यू क्या होता है बेटा, म्यू फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है, इसको म्यू बोला जाता है। ओके, सिंबल होता है इसका। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या आता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आता है 1 बाय टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू m0 L0 T-1, ठीक है बेटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे बेटा। राइट हैंड साइड पे देखो क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड पे है बेटा 1 बाय 2L अंडर रूट T बाय म्यू। तो राइट हैंड साइड पे ये क्वांटिटी जो है बेटा इनका फॉर्मूला डालो आप। 1 बाय 2 का तो बेटा कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट नंबर है। लेंथ का क्या होता है, m0 L1 T0, ठीक है। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला। टेंशन का मैंने क्या बोला बेटा, टेंशन का फोर्स वाला ही होगा कि नहीं होगा। तो फोर्स का मतलब क्या हो गया, फोर्स का मतलब क्या हो गया, m1 L1 T-2 बेटा। ओके, ये फोर्स का हो गया है। और इसकी रेस्ट पावर देखो बेटा, अंडर रूट में तो रेस्ट पावर क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा बेटा।
अपॉन म्यू, म्यू मैंने क्या बोला था, मास पर यूनिट लेंथ। अब बच्चे म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करते हैं, एम लिख देते हैं, m1 L0 T0। बेटा गलत है, मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मास होता है, ठीक है बेटा। नीचे क्या है ये, मास पर यूनिट लेंथ, तो बेटा m/l है ये, m/l का मतलब यहां पे लेंथ का क्या आएगा बेटा, -1 आएगा। यही बच्चे गलती करते हैं, जो मैं अभी बोल रहा था ना कि बच्चे सुनते नहीं है टीचर क्या कहता है, वो ये गलती करते हैं कि l रेस्ट पर जो -1 है, बच्चे मास ही याद रखते हैं, मास पर यूनिट लेंथ एंड मास में डिफरेंस है बेटा, पर यूनिट लेंथ का मतलब है डिवाइडेड बाय l, तो l-1 बन जाएगा बेटा। और इसकी पावर में भी क्या है, हाफ है, तो ऐसा करते हैं इनकी होल की पावर में हाफ लिख दूं मैं, इस तरह से इन दोनों की पावर में इस तरह से हाफ लिख देते हैं बेटा। ओके, अभी सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये बेटा, ये बाहर वाला तो अभी एज इट इज लिख लेते हैं, m0 L1 T0। पहले अंदर वालों को सिंप्लीफाई करते हैं। ओके बेटा, यहां से आपका m रेस्ट पर 1 है, ये 0 हो गया है, देखो बेटा। और ये l रेस्ट पर -1 था, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा, अभी बताया बेटा कोई चीज जब वेरिएबल की रेस्ट टू पावर में नंबर हो और जब वो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाता है तो वो प्लस बन जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं याद, ऐसे याद होगा, l/l -1, बेसिस सेम है और डिवीजन में है तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा, सब्ट्रैक्ट, तो +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, इस तरह से याद रख लोगे। ये तो बेटा टीचर ने बताया होता है हमें। अगर ऐसे नहीं याद रख सकते बेटा, सीधा याद रख लो कि जब ऐसे डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, पावर जो माइनस होती है वो प्लस बन जाती है, प्लस होगी तो माइनस बन जाएगी, पावर में माइनस ऐड हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। तो ऊपर क्या बन जाएगा, l⁻², t⁻², और इसकी पूरे की रेस्ट पावर में क्या आ जाएगा बेटा, ये हाफ रह गया, ये हाफ एज इट इज आ गया बेटा। L2 है, t-2 पावर हाफ है, तो अब आपको ये भी सॉल्व करना आता है, ये 2 इसके साथ भी कैंसिल होता है, इसके साथ भी, तो क्या रह जाएगा अंदर, इसके बाद अंदर क्या रह जाएगा बेटा, अंदर रह जाएगा आपके पास 1/m0 L1 T0, ये बाहर है, और अंदर क्या रह जाएगा बेटा, देखो m0 L1 T-1, ठीक है बेटा। यहां पे ये वाला लेंथ कैंसिल आउट हो गया बेटा आपका, तो क्या रहेगा, सिर्फ m0 L0 T-1, और यहां से लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के डिमेंशनली इक्वल है बेटा, देयरफॉर this given formula is dimensionally correct, बेटा मैंने डिमेंशनली करेक्ट क्यों बोला है, यहां पे डिमेंशनली करेक्ट वर्ड इसलिए यूज किया है बेटा मैंने यहां पे, क्योंकि डिमेंशनली करेक्ट इसलिए यूज किया क्योंकि बेटा ये डिमेंशनली बता रहा है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। यहां पे मैं अगर 3 लिख दूं, क्या ये फॉर्मूला गलत बताएगा, तब भी ये बताएगा। तो यहां पे क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इसकी लिमिटेशन है इस फॉर्मूला की, ये कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता सकता, न्यूमेरिकल नंबर क्या आएगा वो नहीं बता सकता। तो ये फॉर्मूला डिमेंशनली बिल्कुल सही है, न्यूमेरिकली हम लोग यहां पे कुछ नहीं बता सकते। न्यूमेरिकल के लिए हमें क्या है, फिजिक्स वाली डेरिवेशन करनी होगी, फिजिक्स के बिहाफ पे, फिजिक्स के लॉजिक्स के साथ डेरिवेशन करनी होगी। ओके बेटा, तो वो चलो बाद की बात है, बट अभी के लिए आपसे इतना ही पूछा जाता है कि ये फॉर्मूला डिमेंशनली सही है कि गलत है, बस आपके लिए से इतना ही पूछा जाएगा अभी। तो ये क्वेश्चन समझ आया बेटा, आपको ये फॉर्मूला दे रखा था और आपने बताना था कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। ऐसे क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, ठीक है। इसी एप्लीकेशन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे दूंगा बेटा। ओके, क्वेश्चन कुछ ये वाला उठा, कोई है, कुछ डाउट है बेटा? सर सेकंड क्वेश्चन पेंडिंग ही था फर्स्ट पेज पे, ये फर्स्ट पेज वाला, ये फर्स्ट पेज पे, ये एक और पेज, ये वाला, ये तो बेटा इसी को तो आगे सॉल्व किया इस पेज पे, ये देखो ये उसी का सॉल्यूशन है। ये देखो ना बेटा, टी रेस्ट पर टी इज डायरेक्टली रेस्ट पर एम रेस्ट पर ए, टी इज डायरेक्टली रेस्ट टू के रेस्ट पर बी, तो इसको आगे कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसको मैंने अगले पेज पे लिख लिया था बेटा आपके। ओके, क्लियर है? इज देयर एनी अनदर डाउट? नो सर। ओके बेटा, अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला और कर लेते हैं बेटा। ये जो जितने भी फॉर्मूलेज मैं लिख रहा हूं ना बेटा,
मैं आपको ना इनडायरेक्टली कुछ फिजिक्स के फॉर्मूलाज के साथ भी मतलब क्या है जान पहचान करा रहा हूं कि ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं फिजिक्स में। ओके, जैसे ये पिछला फॉर्मूला किया है, ये आपको लास्ट यूनिट 10th में मिलेगा ये फॉर्मूला। ओके, तो टेंशन मत लो बेटा, अगर आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ोगे ना, ये सारी चीजें ना तब तक तो आपके टिप्स पे हो जाएंगी, बट पढ़ने की बात कर रहा हूं मैं, अगर पढ़ोगे तब। अगर बेटा थोड़े टाइम बाद टाइम पास करने लग जाओगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मूड अच्छा है जी, जोर लगा रहे हैं, जोश है, वो अलग बात है, बट बाद में अगर जोश कम हो जाएगा ना टफ, फिर तो ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन जोश कम होगा उसी दिन चीजें ऊपर से जानी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस्ड पे। कौन सा क्वेश्चन उठाए? लेट्स वही वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं बेटा जो मैंने सबसे पहले कल किया था, टाइम पीरियड वाला। ओके, तो दे आर सेइंग, हम कुछ को गलत लिख के देखते हैं, उसमें कुछ ऐसे लिखा हुआ, लेट्स सी, दे आर सेइंग दैट टाइम period of simple pendulum, time period of simple pendulum ओ बेटा, मैं कोई फिजिक्स की बुक नहीं फॉलो करता, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज नॉट योर 10th। ओके, दिस इज नॉट योर 10th बेटा, मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, आपको इसके बेस्ड पे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए, एनसीईआरटी में ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। अगर नहीं मिल रही हैं, आप मेरे को भेजिए, एनसीईआरटी बुक भेजिए, आपको भेजिए सर मेरे को ये टॉपिक आपने पढ़ाया था, ये मिला ही नहीं बेटा। अब क्या है, एनसीईआरटी वाले पता क्या करेंगे, एनसीईआरटी वाले इतना लिख देंगे कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ओके, अब ये वाला वो क्वेश्चन दे देंगे कि खुद चेक करके दिखाओ, तो ये मैंने इसलिए करके दिखा दिया आपको बेटा। ओके, यही टीचर ने यहाँ पे हेल्प करनी है 11th में, इसलिए टीचर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपको वो चीजें पकी पकाई नहीं मिलेंगी यहाँ पे। ओके, तो ये बुक्स में नहीं मिलेगा, आप बोलोगे सर एज इट इज आपको वही चीज बुक में मिल जाए जो आप पढ़ा रहे, नहीं बेटा, मैं कोई बुक नहीं फॉलो करता। ओके, आई एम नॉट फॉलोइंग एनी बुक, आई एम जस्ट डूइंग द सीबीएसई सिलेबस। मैं सीबीएसई सिलेबस में जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं उन्हें उन्हें कर रहा हूं बेटा, बस और कुछ नहीं कर रहा मैं। ओके, कैन यू सेंड वीडियो रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, मतलब वीडियो मतलब बेटा व्हाट काइंड ऑफ वीडियो यू नीड? थोड़ा सा बोल के बता दो बेटा, थोड़ा सा कम्युनिकेट करना इजी हो जाएगा। नवजोत बेटा, कैसी वीडियोस की बात कर रहे हो मतलब आप? सर हाउ टू चेक द फॉर्मूला वाली। इसकी वीडियो कैसी होगी मतलब? मैं सर आपको जैसे सर हाँ जी बताओ सर, हाँ। वीडियो सर कोई भी जो रिकॉर्ड हो गई तो नहीं बेटा, इसकी अब देखो यार, ये तो बेटा थियोरेटिकल पार्ट है, इसकी वीडियो नहीं बनती। आप जैसे मे भी आप कुछ ऐसा बोल रहे हो कि सर चीज होती हुई दिखाओ, ये बेटा होती हुई चीज नहीं, ये तो जस्ट हम फॉर्मूलाज हैं, जो फॉर्मूलाज हैं इनके बेस पे कोई वीडियो नहीं बनती कोई भी कभी भी ऐसे ही। ये तो फॉर्मूलाज है बेटा, इन फॉर्मूलाज की मैं चेक कर रहा हूं कि सही है गलत है, ये इसमें वीडियो नहीं बनेगी कोई आपकी। ये तो जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा थ्योरी है, थ्योरी की कोई वीडियो नहीं होती। वीडियो होती है कि जब आप ऐसी थ्योरी पढ़ रहे हो जिसका कोई प्रैक्टिकल एनालिसिस करना होता है आपने। ओके, जैसे हम काइनेमैटिक्स जब स्टार्ट करेंगे ना तब आपको वो चीजें समझ आएंगी। ये हम लोग फिजिक्स की बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सी चीजें पढ़ रहे हैं फिजिक्स की। ओके, डोंट वरी बेटा, जहां पे वीडियो नेसेसिटी होगी वहां पे वीडियो भी आपको दिखाई जाएगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा बेटा, लिंक भेज दिया जाएगा कि ये वीडियो आप ऐसे इंटरनेट से यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कोई चीज हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और वो प्रैक्टिकली हो रही है कोई चीज, तो ऑब्वियस सी बात है उसका वीडियो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे पड़ा होगा, वो हम शेयर कर सकते हैं, बट इसका कोई वीडियो नहीं बनता बेटा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो बेटा थ्योरी पार्ट है। ओके, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस कि सर शो अस द वीडियो ऑफ दिस पार्ट, तो वो कोई चीज नहीं होती बेटा। ओके, सो लेट्स से वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। इसके बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए जा सकते हैं बेटा। ओके, सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल्स टू लेट्स से 2 पाई अंडर रूट g बाई एल लिख दिया मैंने। आपको भी मालूम है l बाई जी होता है क्योंकि आप ड्राइव कर चुके हो, मैंने जानबूझ के गलत लिखा, चेक करते हैं। ओके, उन्होंने बोल दिया चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। आपने इस फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक करना है कि सही है कि गलत है। तो कैसे चेक करोगे बेटा आप इस फॉर्मूला को? तो देखो बेटा, फिर से वही चीज है,
पहले आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टाइम, सिर्फ टाइम है टी, तो टी का डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशनल फार्मूला टाइम का क्या बन जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू m0 l0 t1। ओके, सो दिस इज ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड के बेटा। राइट हैंड साइड पे देखो क्या है, राइट हैंड साइड पे है 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। ठीक है बेटा, यहां पे जो 2 पाई है कांस्टेंट नंबर है आपका, 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, इसको छोड़ दो। अंडर रूट में जी बाई एल है बेटा, जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है L1 t माइनस 2। ओके बेटा, और m की पावर इसमें 0 होगी, अपॉन लेंथ है बेटा तो L1 आ जाएगा, और इसकी कंप्लीट पावर में रूट है बेटा, रूट का मतलब इसकी कंप्लीट पावर में मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, हाफ लिख देता हूं बेटा। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे देखो बेटा, ये लेंथ इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है देखो। ओके, और ये क्या रह जाएगा, टी रेस्ट पर -1 1/2, तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, m0 l0 t माइनस 1। यहां पे फिर मैंने स्टेप स्किप किया है बेटा, अब ये स्टेप आपको समझ, लेंथ आपका कैंसिल आउट हो चुका है बेटा, इसके अंदर टी रेस्ट पर -2 का हाफ था, तो ये हाफ इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा बेटा। ओके, सो टी रेस्ट पर -1 रह जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब क्या है, दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग, दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग। ओके, बस यही क्वेश्चन होंगे बेटा इसमें, और कोई नहीं टफ कोई ऐसा अजीब सा क्वेश्चन नहीं होगा, बस यही क्वेश्चन होंगे इसमें। ओके, हाँ जी बेटा, इक्वल तो आ रही है क्या बेटा, सर इक्वल तो आ रही है सर, एम भी दोनों साइड 0, एल भी, और दोनों साइड टी 1 है बेटा, इधर टी रेस्ट पर 1 है, इधर टी रेस्ट पर -1 है। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे बेटा टी रेस्ट पर 1 है और इधर टी रेस्ट पर -1 है बेटा, -1 एंड +1 में डिफरेंस पता है ना, टी रेस्ट पर Yes, -1 का sir. मतलब है 1/t है। ओके, अब तो बहुत बार बता दिया ये चीज। ठीक है बेटा, सो ये फॉर्मूला आपका गलत हो गया है। अभी मैं एक नेक्स्ट फॉर्मूला ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं बेटा, आपने ये फॉर्मूला खुद चेक करना है। ओके, लेट्स से ये क्वेश्चन इस तरह से है बेटा, आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बेटा ये मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या क्वेश्चन उठाएं, ये भी आपने फॉर्मूला ही चेक करना है इसका भी बेटा, कि फॉर्मूला सही है कि गलत है। ओके, ये फॉर्मूला कुछ ये है बेटा, लेट्स सी, हमारे पास दिया हुआ है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला उठाएं फिजिक्स का, चलिए ये वाले उठा लेते हैं बेटा। हमारे पास दिया हुआ है प्रेशर तो सबने पढ़ा ही हुआ है, प्रेशर वगैरह तो। ओके, हमारे पास है वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट बेटा, देखो ये टर्मिनोलॉजी को भी मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं आपको। वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ अ विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड थ्रू अ पाइप of radius r is given by q is equals to pi by 8 eta, no, pi by 8 p r raised पर 4 by eta l। ओके, यहां पे l का मतलब क्या है, जैसे बेटा ये पाइप है आपकी, ठीक है, इस पाइप में ना लिक्विड फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, लेट्स से ये पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, पानी फ्लो कर रहा है। ओके, P का मतलब क्या है, प्रेशर डिफरेंस, P का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, प्रेशर डिफरेंस। पानी तभी फ्लो करता है बेटा जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, जो आपकी इधर पंप लगा देते, मोटर लगा देते ना, वो मोटर इधर से प्रेशर क्रिएट करती है, जिस वजह से पानी आगे को धक्का मिलता है पानी को, और यहां से बाहर निकलता है। इधर लो प्रेशर होता है बेटा, ठीक है, इधर हाई प्रेशर होता है, उधर लो प्रेशर होता है, जिस वजह से आपका पानी फ्लो करता है। ओके, पी जो है प्रेशर डिफरेंस है बेटा, आर रेडियस है,
एल आपकी इस पाइप की लेंथ है। एल क्या है बेटा? पाइप की लेंथ है यहां पे। और जो ईटा है, ईटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो बेटा, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सब फिजिकल क्वांटिटीज का आपने उठा लेना है। क्यू क्या है बेटा? वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट बेटा, फिजिक्स में ना इस रेट वर्ड का मतलब समझो क्या होता है। फिजिक्स में इस रेट वर्ड का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। रेट वर्ड का मतलब क्या होता है? पर यूनिट टाइम। तो मतलब क्या है? वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा m0 l क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? l क्यूब। और t क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि पर यूनिट टाइम है बेटा। ओके, तो ये याद रखना, ये वाला वर्ड रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितने मीटर क्यूब पानी यहां से बाहर निकल रहा है, लिक्विड बाहर निकला है, उसे बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट बेटा। ओके, सो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर का भी आपको बुक से मिल जाएगा। ये बेटा आपने अगर जिन्होंने बुक खोली होगी, एनसीईआरटी या प्रदीप, जो भी बुक है, सारी बुक्स में ये सारी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल का एक चार्ट बना हुआ है, इसका भी मिल जाएगा बेटा। ना मिला तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा आपको। ओके, तो इसके बेस्ड पे आपने फॉर्मूले का चेक करना है। यहाँ पे क्या चेक करना है बेटा आपने? यू हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ये बेटा रेट वर्ड जो है ना, मैं आपको अभी इसलिए भी बता रहा हूं बेटा क्योंकि आगे फिजिक्स में बहुत बार यूज करूंगा। अब तक होता ये है बेटा, नॉर्मली ये चीजें बता दी जाती हैं बच्चों को, बट मैं देख रहा हूं आजकल के बच्चों को अगर बताया भी जाओ, देखो मैं पिछले टीचर की किसी की नहीं कर रहा कि टीचर नहीं बताता। मुझे मालूम है बहुत बच्चे ऐसे हैं जो टीचर बताता है सुनते नहीं है। इवन आप देख रहे हैं +2 में ये रेट वर्ड का मतलब नहीं पता होगा आपको, क्योंकि अब तो मैंने बता दिया है ना, फिर भी नहीं मालूम होगा क्योंकि आप ध्यान से नहीं सुनते चीज को। तो मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा चीजों को ताकि शायद आपके दिमाग में फिट हो जाए बेटा चीज। ओके, तो ये फ्लो रेट, ये वर्ड्स भी मैं क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे बना रहा हूं जिससे मैं क्वेश्चन भी करवा दूं और आपको बेटा थोड़ी बहुत ही ऐसी नॉलेज दे दूं जो फिजिक्स में आपके काम आती हो बेटा। ठीक है, तो प्लीज बेटा आप अगर ग्रैस्प कर सकते हो नई चीजों को, अच्छी बात है बेटा। ओके, इनको पढ़ते रहिए। अभी इतना बेटा स्ट्रेस नहीं है पढ़ाई का आपके ऊपर, बिल्कुल रिलैक्स हो अभी। ओके, तो ये बेटा आज का पार्ट था। आज हमने 2 एप्लीकेशंस की है डायमेंशन एनालिसिस की, तीसरी कल करेंगे बेटा। पहली की है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज एंड नेक्स्ट वन इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला बेटा। ओके, तो इन दोनों एप्लीकेशन के बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया बेटा। तो आप प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे से पूछ लेना बेटा। अभी जो मैं नेक्स्ट पार्ट करने वाला हूं, जो मैथमेटिकल टूल का पार्ट चल रहा था, वो कर लेते हैं डिस्कस बेटा। 2-3 दिन हो गए डिस्कस नहीं किया था मैथमेटिकल टूल। ठीक है बेटा, इसमें आपको याद होगा हम क्या कर रहे थे, हम लोग इसमें कर रहे थे बेटा डिफरेंशिएशन कर रहे थे आपकी। ओके, यहां पे हम क्या कर रहे थे? डिफरेंशिएशन कर रहे थे बेटा। ओके, और डिफरेंशिएशन में हमने चौथा रूल करना है बेटा। 3 रूल कर चुके हैं। पहले क्या था, अगर 2 फंक्शन या 3-4 फंक्शन जितने भी हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या होगा। फिर हम लोग कर रहे थे बेटा सेकंड फंक्शन जो कि यूवी रूल था आपका। ठीक है बेटा, फिर हमने किया था यू बाई रूल, डिवीजन रूल। आज हम कर रहे हैं चेन रूल। ये थोड़ा सा टफ होगा बेटा स्टार्टिंग में समझने के लिए, तो पेशेंस रखना। y इज इक्वल्स टू f ऑफ gx, कुछ इस तरह से लिखते हैं बेटा इसको। यहां पे क्या है बेटा, जो y है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ f वेयर f इज अ फंक्शन ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ gx वेयर g इज अ फंक्शन ऑफ x। तो मतलब डायरेक्टली f जो है वो x के साथ नहीं, g के थ्रू लिंक्ड है। इसकी एग्जांपल के तौर पे क्या है बेटा, नॉर्मली आप क्या लिखते हो, y इज इक्वल्स टू लेट्स से साइन t है बेटा, और यहां पे जो t है ना बेटा, t इज इक्वल्स टू लेट्स से x स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों से आप कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, दैट मींस y इज इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर है। t की वैल्यू अगर x स्क्वायर डाल दोगे बेटा, y जो है वो x के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। y फंक्शन ऑफ x स्क्वायर है साइन के साथ, और जो x स्क्वायर है ना बेटा, ये x जो है ये वेरिएबल नहीं है। x स्क्वायर इज नॉट अ वेरिएबल, x स्क्वायर इज अरिथमेटिक फंक्शन। x स्क्वायर क्या है बेटा, ये अरिथमेटिक फंक्शन है बेटा आपका। ये आपका क्या है बेटा, ये अरिथमेटिक फंक्शन है। तो यहां पे 2 फंक्शन आगे के नहीं आगे, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया बेटा आपका, एक अरिथमेटिक फंक्शन आ गया। मतलब क्या है बेटा, देयर आर 2 फंक्शंस इन्वॉल्वड।
y is not directly linked to x, y is not directly linked to a variable x, y is linked to a function of variable x, y जो है x के फंक्शन के साथ लिंक्ड है, और कौन से फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शन के साथ। तो ऐसे केस में आपका लगेगा चेन रूल। तो चेन रूल के लिए क्या होगा बेटा, dy by dx विल बी इक्वल टू क्या होगा, ये कहते पहले क्या है, आपने f फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर देनी है। आपने किसकी डिफरेंशिएशन कर दी है बेटा, f की। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा। आप फिर मल्टीप्लाई कर देना है gx की डिफरेंशिएशन के साथ, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे, अभी इसको अप्लाई करेंगे तब समझ आएगा, क्योंकि अभी समझ नहीं सर f की अकेले करने का मतलब क्या है। तो देखो बेटा, जैसे आपके पास क्वेश्चन ये है, इवन इधर जो मैंने लिखा हुआ था इसी को क्वेश्चन बना लेते हैं हमारा पहला। जैसे क्वेश्चन ये है बेटा, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x स्क्वायर है बेटा। तो यहां पे आप देख पा रहे हो जो y है, y इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू x, y इज लिंक्ड टू x स्क्वायर। बेटा वेरिएबल हमेशा x y z a b c d होता है, वेरिएबल कभी भी फंक्शन नहीं होता है। यहां पे क्या है, वेरिएबल एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। जो x स्क्वायर है ना, ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बेटा ये x रेज़्ड टू पावर n वाले फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बार इसे भूल जाओ बेटा, ये आपका f हो गया है, ये आपका g हो गया है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, dy by dx विल बी इक्वल टू क्या होगा, f की डिफरेंशिएशन कर दो बेटा। f की डिफरेंशिएशन मतलब साइन की, साइन की डिफरेंशिएशन क्या आती है बेटा, cos। पढ़ा है ना बेटा, साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, दैट इज इक्वल टू cos x, वो मैंने कर दिया है। और यहां पे cos x नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा वही x स्क्वायर ही लिखूंगा। मैंने सिर्फ किसकी डिफरेंशिएशन किया बेटा, साइन की डिफरेंशिएशन कर दिया है, और इसको एज इट इज रखा है। फिर मल्टीप्लाई बाय g जो कि x स्क्वायर था, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कर देंगे बेटा। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, बहुत बार कर चुके हैं, जो पावर है वो आगे आ जाएगा और पावर कम हो जाएगा, 2x। तो 2x, तो ये आपका आंसर आ चुका है। ये आंसर क्या बन गया, 2x cos x स्क्वायर। इस तरह से लिखा करो बेटा इसे, ठीक है। कई बच्चे ना cos स्क्वायर के पीछे 2x, यहाँ पे 2x लिख देते हैं बेटा, वो 2x ऐसा लगता है जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स को लिखना भी सीखिए थोड़ा सा। तो ये आपका बेटा यहाँ पे आंसर है बेटा, समझ आ गया बेटा ये सबको। यस सर। ऐसे ही नेक्स्ट देखो बेटा, ये जो बच्चे अभी क्लासेस नहीं लगा रहे, ये नहीं समझ रहे, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं ना बेटा, उनको ये देखना बेटा, जब ना ये मैं पढ़ाऊंगा, जैसे अभी पीछे सर जी ये नहीं समझ आया जी दोबारा से बता दो, तो उनको देखना बेटा प्रॉब्लम आएगी। और मैं ये सबकी अटेंडेंस रख रहा हूं, जो अभी मेरे पास मैथमेटिकल टूल है उन्हीं को ही मैं दोबारा से रिपीट करके उन्हीं के डाउट बताऊंगा। जो ये लगा ही नहीं रहे ना, मस्ती में बैठे हुए हैं, इनका बेटा मैं कुछ नहीं बताऊंगा इनको। बाद में थोड़ा सा इनको मेरा मैसेज दे देना, जो ज्यादा ही चांबड़े हुए नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे अभी क्वेश्चन ऐसा है, y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2x प्लस 3 लिखा हुआ है बेटा। देखो मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखाया था कि y इज इक्वल्स टू ex है ना, तो इसकी dy बाई dx भी क्या हो जाएगा, ये ex हो जाएगा। मैंने अगर यहां पे बेटा e रेज टू पावर x नहीं है, तो जो e है आपका ये f है, और ये जो है ये बेटा फंक्शन है। ये आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सिर्फ x ही है, बेटा ये सिर्फ x नहीं है, ये 2x प्लस 3 है। ये लीनियर अरिथमेटिक फंक्शन है आपका, पावर 1 डिग्री 1 वाला फंक्शन है, ये आपका g हो गया है, अरिथमेटिक फंक्शन है। तो dy बाई dx क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू पहले f की डिफरेंशिएशन, तो e रेज टू पावर वाले की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा, e, और जो पावर में होता है उसे एज इट इज लिख देते हैं। फिर मल्टीप्लाई बाय g की डिफरेंशिएशन, मतलब 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन। बेटा 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी बेटा 2, और 3 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा बेटा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2 e रेज टू पावर 2x प्लस 3। ये आपका आंसर है यहां पे बेटा, ओके। सो आई होप आपको ये भी समझ आ गया बेटा। जिनको ये नहीं समझ आया उनको मैं अलग से बता देता हूं। जैसे आपके पास y इज इक्वल्स टू है, y इज इक्वल्स टू 2x है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपने, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू, जो 2 है ना बेटा, कांस्टेंट को कुछ नहीं करते, कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, इसको सोचते हैं। इसकी पावर क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया आगे, और रेस्ट पर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग रेस्ट पर 0 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, इसलिए ये 2 बन जाता है बेटा, ओके। और अगर ऐसे ही y इज इक्वल टू 3 है बेटा, 3 तो एक कांस्टेंट है कि नहीं है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन सीधा याद रखो, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है,
जीरो। बेटा यहाँ पे वाई एक्स के साथ चेंज ही नहीं कर रहा है आपका, ओके। तो इसलिए मैंने 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन को 2 प्लस 0 लिख दिया था वहां पे। क्लियर है बेटा ये चीज आपको, ओके। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, y इज इक्वल्स टू, मैं आपको ना कुछ मतलब क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए, तो आप बेटा ये क्वेश्चन सुन सकते हो। साइन ऑफ, यहां पे लिख रहा बेटा 3x, ठीक है। आपने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, फिर आपने डिफरेंशिएशन करनी है साइन 2x की डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है बेटा। इसको ना अब आप ये कर चुके हो इसकी डिफरेंशिएशन, इसको और क्या लिखा जा सकता है, 2 sin x cos x। अगर आपको याद हो एक दिन मैंने इसकी डिफरेंशिएशन दी थी आपको साइन एक्स कॉस एक्स की, 2 का तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ओके। इसकी आपने एक बच्चे ने करके भेजी थी मुझे डिफरेंशिएशन, तो वही रिजल्ट यहां पे बनना चाहिए जो उस दिन बना था बेटा, ओके। तो आप देखना इसको करके, बट आज इसको चेन रूल वाले मेथड से करके देखना है, ठीक है। इसको इस तरह से करके भी आप कर सकते हो, इसको इस तरह से भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब बोलो सर साइंस में नहीं चल रहा है, कोई और भी बताओ, तो और भी लिख देते हैं बेटा, जैसे y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है लेट से बेटा, फिर आपके पास है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई एक्स है बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपने, ओके। फिर एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, लेट से y इज इक्वल्स टू, बेटा ये सारी टाइम बना सकते हैं क्वेश्चन, ऐसे जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो, इनमें कभी भी खत्म नहीं होता बेटा। ये बना लेते हैं x प्लस 3 रेस्ट पर 4, ओके, इस क्वेश्चन को। तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस है बेटा, इन्हें ट्राई करना, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे से पूछ लेना बेटा, ओके। तो ये क्लियर है? कोई बेटा आज के पार्ट में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? सर, हाँ जी बेटा। सर लॉग अकेले की क्या डिफरेंशिएशन होती है? आप पूछ रहे हो सर इफ y इज इक्वल टू log x है तो इसकी डिफरेंशिएशन है ना, तो dy by dx क्या होगा बेटा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 by x। ओके सर। अच्छा, मैं आपको एक और चीज आज नहीं बता देता हूं बेटा डिफरेंशिएशन के बारे में। ऐसे ना जैसे हम लिखते हैं ना dy by dx, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, y की पावर में एक डैश लगा देते हैं, y डैश का मतलब भी ये होता है dy by dx, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, ठीक है बेटा। इसे बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, ओके। ऐसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के आप लिख सकते हो, ओके। ये वही चीज है बेटा, टर्मोलॉजीज हैं जो आप आगे यूज करते हो, कई बार बुक्स में ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, मैथ में तो बहुत बार आपको ये y डैश ही लिखा दिखते हैं बेटा, ओके। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, f डैश x भी लिख सकते हो, तो डैश डालने का मतलब है आप इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हो बेटा, ओके। ऐसे ही ये तो अभी तक हम ना सिंगल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर किसी चीज को 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार किया फिर से दोबारा से कर दिया, तो उसका मतलब होता है यहां पे 2 ऐसे, इसका मतलब क्या है, y डबल डैश कर दिया है। y डबल डैश का मतलब है हमने क्या किया है, 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया बेटा, 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया बेटा हमने, ओके। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, तो चलो बेटा आप ये पढ़िए, आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो कल पूछ लेना, ठीक है बेटा। बाकी आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो मुझे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ओके। आज के लिए इतना ही है बेटा, बाकी कल करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। थैंक